इस क्लास में बात करते हैं इंटरवल्स के बारे में। तो इंटरवल्स कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी सेट को लिखने का एक छोटा-सा नया तरीका है, ठीक है? तो अब तक हमने क्या देखा है कि सेट को आप रोस्टर फॉर्म और सेट होल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, ठीक है? तो मान लेते हैं कोई एक सेट दिया है हमको, जो सेट होल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। कोई सेट एक ए है, जो इस तरह से डिफाइंड है, x इज़ सच दैट x बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर। जो आपका x है वो इस तरह से डिफाइंड है कि जो आपका यक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड जो आपका यक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है? हमको क्या करना है, इस इसको जो है हमारे पास शेड बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो मान लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? तो देखो रोस्टर फॉर्म क्या क्या बोलता है कि जो भी एलिमेंट है उनको ओपन करके ओपनली लिख दो, ठीक है? तो देखो या ये जो आप सेट लिखे हो ये नेचुरल नंबर का सेट है और यक्स 1 से बड़ा या बराबर है, 5 से छोटा या बराबर है। मतलब क्या 1 भी आएगा, 5 भी आएगा और इनके बीच के जितने नेचुरल नंबर है सभी आने वाले हैं। मतलब हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 आ गया, ठीक है? और हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं दूसरा कोई कोई एक हमारे पास बी सेट है, वो इस तरह से डिफाइंड है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। इसका क्या मतलब है कि जो आपका x है वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, लेकिन हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है? तो इसको आप क्या करोगे, अगर रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहोगे तो इसके अंदर ना ही इस बार 1 आएगा ना ही 5 आएगा, मतलब सिर्फ कितना आएगा, 2, 3, 4 आएगा। यहाँ तक ठीक था। अब करते हैं क्या है, जो हमारा ये नेचुरल नंबर है इसको रियल नंबर से चेंज कर देते हैं, ठीक है? कोई सी सेट बनाओ, वो इस तरह से डिफाइंड है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब बताओ इस सी सेट को आप रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे? मतलब क्या हमको एलिमेंट्स को ओपन करके लिखना है, ठीक है? तो देखो स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है तो स्टार्ट तो 1 ही से होने वाला है। अब 1 के बाद 2 लिखोगे? नहीं, क्योंकि देखो बात इस बार चल रही है रियल नंबर्स के बारे में। जैसे हम यहाँ पे 2 लिख दे, 3, 4, 5, ये गैप क्यों लिखा, गैप क्यों दिया गया है, इसका रीजन है क्योंकि देखो आपने एक से क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा, वो टॉपिक शायद याद भी होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कोई भी अगर दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? किसी भी दो नंबर्स के बीच में बात करो, 1 और 2 के बीच में बात करो, 2 और 3 के, 3 या 4 के, 4 या 5, किन्हीं भी दो के बीच में बात करोगे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इतने ज्यादा नंबर इसके बीच में आ सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो मतलब हमको रोस्टर फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 के बीच जितने भी बड़े-बड़े नहीं, जितने भी ढेर सारे नंबर आ रहे हैं उन सबको लिखना पड़ेगा। 2 और 3 के बीच में जितने ढेर सारे नंबर आ रहे हैं उनको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही जो जहाँ पे भी गैप दिख रहा है वहाँ पे आपको जितने भी आ रहे हैं नंबर्स ढेर सारे, सबको भरना पड़ेगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप निकाल भी नहीं पाओगे। 1-2 नंबर के बीच में इतने नंबर्स आते हैं ना, और बात चल रही है रियल नंबर्स के बारे में, तो इतने ज़्यादा आ जाएँगे ना कि निकालते-निकालते कॉपी भर जाएगी, लेकिन पूरे नहीं निकलेंगे, ठीक है? तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरवल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? मान लो लास्ट में हमने ऐसे बना दिया, लेकिन गैप अभी भी भरा नहीं गया, मतलब ये हमारे पास तरीका नहीं हो गया। जो हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे ये फिट नहीं बैठता, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरवल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? देखो ऐसे रिलेशन रिलेशन मत बोलो, ऐसे सेट बोलो जिसके अंदर इक्वल टू का साइन लगाओ, उनको हम क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा हो उसको हम ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? जैसे हम बात पहले इसकी करते हैं, तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल के फॉर्म में, क्योंकि देखो बात चल रही है यक्स की, और यक्स 1 से 5 तक वैरी करेगा और 1 और 5 भी रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है? तो देखो जब भी इक्वल टू का साइन आ जाए तो आप क्या करो, ऐसे क्लोज्ड इंटरवल्स का यूज करो। इनको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है, ठीक है? यहाँ पे पहले ही नंबर कौन सा रखोगे, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा जहां पे खत्म हो रहा है 5। तो देखो ये इंटरवल, ये जो हमने इंटरवल बनाया है, इसके अंदर ये जो बने हुए हैं स्क्वायर की तरह, ये क्या क्लोज इंटरवल इंडिकेट करते हैं।
अब इसका पूरा मीनिंग ये है कि ये जो हमारे पास सेट बना है, किसका बना है? रियल नंबर का, क्योंकि हमने इसको यूज़ करके ये बनाया। तो ये जो सेट है रियल नंबर्स का, वो 1 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स को कंटेन करता है और 1 और 5 को भी कंटेन करता है। क्लोज़ ब्रैकेट का मतलब 1 और 5 को भी रखता है और 1 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है, अभी उसके बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जितने भी पॉसिबल है सभी क्या हो गए यहाँ पे आ गए, ठीक है? जैसे थोड़ा-सा इसको देख लो, बी सेट क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर के ऊपर था, ठीक है? वो क्या था? x इज़ सच दैट x बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इंटरवल के अंदर बात करो तो इसको आप सिंपली, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से और खत्म कहाँ पे होगा? 5 से खत्म होगा। लेकिन इसको पढ़ेंगे थोड़े से अलग तरीके से, ठीक है? ये सेट आपका, यहाँ पे देखो 2 3 4 था, यहाँ पे 1 5 आ गया है, दोनों का मतलब सेम ही है। देखो ये सेट आपका, ये जो हमने बनाया लास्ट में, ये सेट आपका नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है और इस तरह से बिलोंग करता है कि 1 और 5 के बीच के सारे नेचुरल नंबर इस सेट के अंदर आते हैं, लेकिन 1 और 5 नहीं आते। 1 और 5 नहीं आते और 1 और 5 के बीच में सभी आते हैं। तो इनको जब ओपन करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। मतलब हम जब भी बात करेंगे, जब हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल होगा, तो हम ऐसे ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओपन इंटरवल ये इंडिकेट करता है कि जिसके अगल-बगल लगा हुआ है, 1 के अगल-बगल, 1 के पास में और 5 के पास में लगा हुआ है, तो वो क्या रहेंगे? इस सेट के अंदर नहीं गिने जाएँगे, ठीक है? और कहीं पे क्लोज़ लगा हुआ है, तो उसका मतलब जिसका जहाँ जिसके भी आस-पास लगा हुआ है, वो भी क्या इंक्लूड किए जाएँगे, ठीक है? जैसे हम बात कर लेते हैं 1 को भी देख लेते हैं, ठीक है? 1 में भी आपका x इज़ सच दैट नेचुरल नंबर, x इज़ सच दैट x बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या था? 1 से बड़ा या इक्वल, लेस देन इक्वल टू 5, x इज़ सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 था, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या a को ऐसे क्लोज इंटरवल बना के 1 से 5 के बीच में कर दो। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि ये सेट आपका इस तरह से है कि इसके अंदर 1 से 5 के बीच में के सारे नेचुरल नंबर और 1 और 5 भी आते हैं, ठीक है? ये हो गया बस इंटरवल्स के बारे में। थोड़ा सा क्या करते हैं, का दो और एग्जांपल देख के कौन क्या बोलते हैं इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो देखो ये क्या करते हैं, रियल नंबर का हो गया ना, इसी में जैसे सपोज कर लो ये वाला हो गया था ना, चलो सपोज कर लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको कैसे इंडिकेट करोगे? इसको सिंपली बस ऐसे ओपन ब्रैकेट बना दो, 1 5 लिख दो। ये क्या इंडिकेट करता है कि इस स्टेट के अंदर 1 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स आते हैं, लेकिन 1 और 5 नहीं आते हैं, ठीक है? जैसे एक दो और क्वेश्चन की बात करते हैं। डी हमारे पास कोई सेट है, वो इस तरह से डिफाइंड, देखो ये जो यक्स लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि यक्स ही लिखा हुआ है, भी हो सकता है जेड भी हो सकता है, हमने पहले क्लास में बात किया था, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यक्स इज, जैसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस बार, ए इज सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए आपका इस तरह से है कि ग्रेटर देन इक्वल टू वो 1 है, लेस देन है 7 के, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको अपने रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो बात चल रही है नेचुरल नंबर के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपनली तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, इंटरवल्स का यूज करेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक साइड इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड क्लोज इंटरवल और एक साइड ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है? तो इसको आप कैसे लिखोगे, डी आपका इस तरह से है कि एक साइड क्लोज इंटरवल लगाओ क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है क्लोज इंटरवल, और एक साइड लगाओ ओपन इंटरवल क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, और इंड पॉइंट्स को लिख दो। इंड पॉइंट कौन कौन सा है, 1 7। डी इस तरह से है कि वो 1 7 के बीच में क्या करता है, लाई करता है, जिसके अंदर सारे 1 7 के बीच के सारे नेचुरल नंबर इस सेट के, सॉरी, 1 7 के बीच के सारे रियल नंबर इस सेट के अंदर आते हैं, जिसमें 1 भी काउंट होगा लेकिन 7 काउंट नहीं हुआ, ठीक है? 6.999 तक काउंट आप कर सकते हो, लेकिन 7 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 7 पे क्या ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है? पहले क्लोज लगा हुआ है तो इसको क्या बोलोगे, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल बोल दो या ब्रैकेट बोल दो, ठीक है? ये हो गया इसके बारे में। जैसे क्या करते हैं, इसका सिचुएशन थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं, ठीक है? सपोज कर लो ऐसा बन गया,
तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, इस बार क्योंकि इक्वल टू का साइन इधर नहीं लगा, तो आप इधर ओपन ब्रैकेट बनाओगे, इधर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इधर क्लोज ब्रैकेट बनाओगे और इन पॉइंट को डिनोट कर दोगे। अब ये क्या सेट इंडिकेट करता है कि ये सेट क्या है, 1 और 7 के बीच के सारे नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, लेकिन जिसमें 1 को आप काउंट नहीं करोगे लेकिन 7 को काउंट करोगे, 7 भी उसके अंदर रहेगा। ठीक है, इस क्लास में बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। इसमें होगा क्या, हम दो अलग अलग सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करेंगे जिससे हमको एक तीसरा ही सेट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर या रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशन की बात करें तो वो हमने बहुत अच्छे से करना सीख लिया है। जैसे बात करें 2+3 के बारे में, तो दो नंबर्स के बीच में जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब जो एडिशन कर रहे हो, उससे क्या एक आपको तीसरा ही नंबर मिल रहा है। ऑपरेशन का मतलब वो कोई एक सिंबल बोल सकते हो जिसके तहत आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, या क्या 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो क्या आपका एक ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, जिससे क्या मिलेगा, आपको एक तीसरा कोई नंबर मिलने वाला है। तो ये सब काम तो आप पहले से बहुत करना जानते हो। ठीक है, आज क्या करेंगे, सेट के ऊपर ऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले टाइप का जो ऑपरेशन है उनको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट, देखो यूनियन का मतलब हिंदी में होता है मिलना। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है सर, आपने कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले सुना होगा कि एक वोडाफोन नाम का सिम हुआ करता था। वोडाफोन नाम का सिम हुआ करता था, और एक क्या आइडिया नाम का सिम हुआ करता था। मान लेते हैं कि वोडाफोन के अंदर कुछ हमारे पास कस्टमर्स हैं जिनका नाम है ए, बी, सी और डी, और आइडिया के अंदर भी कुछ कस्टमर्स हैं जिनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा और डी। ऐसा है जो आइडिया का भी सिम यूज करता है और वोडाफोन का भी यूज करता है। उसका सपोज करो ड्यूल सिम का मोबाइल था, तो आजकल तो सबके पास होता है। तो देखो कुछ टाइम बाद हुआ क्या, वोडाफोन और आइडिया मिलके क्या बन गए, वी आई बन गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं वी आई के अंदर कस्टमर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो जो आपका वी आई बना, उसके अंदर जो कस्टमर होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर के भी आएंगे, इसके अंदर के भी आएंगे, मतलब ए, बी, सी, डी, अल्फा, बीटा, गामा, डी। देखो डी यहाँ पे भी आ गया, डी यहाँ पे भी आ गया। देखो जब वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे तो डी इसका भी कस्टमर था, इसका भी कस्टमर था, लेकिन जब दोनों मिलके वीआई बन गए तो डी एक ही टाइम पे एक ही कंपनी का दो बार कस्टमर नहीं बन सकता। इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, डी को इस बार जब दोनों मिल गए, जब दोनों कंबाइन हो गए, जब दोनों का यूनियन हो गया, उस सिचुएशन में हम जो भी कॉमन था इनके बीच में, ये जो कस्टमर कॉमन था, उसको एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो यही होता है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, कोई भी दो आपको अलग अलग सेट दिया रहेगा, सपोज कर लो ये आपका एक सेट था, ये आपका एक दूसरा सेट था, तो इनका जो यूनियन होगा वो तीसरा एक सेट होगा। ये एक तीसरा सेट होगा जिसके अंदर इसके एलिमेंट सारे और इसके भी एलिमेंट सारे आएंगे। लेकिन अगर कोई एक पार्टिकुलर या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, सिर्फ एक ही बार लिए जाएंगे। इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं जो बुक में दिया रहता है नंबर्स के ऊपर यूनियन उसकी। ठीक है, तो देखो सपोज कर लेते हैं हमारे पास वोडाफोन हुआ करता था कभी, आजकल तो वाई चल रहा है। ठीक है, तो चलो सपोज कर लेते हैं, लेट हमारे पास कोई एक ए सेट है जिसके अंदर क्या क्या है, 1, 2, 3 और 4, 5 भी ले लो। ठीक है, 5 है। और कोई एक बी सेट ले लो जिसके अंदर क्या है, 2, 3, 7, 8, 9 है। ठीक है, तो इतना है। तो हमको क्या करना है, ए और बी का यूनियन बनाना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी, ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे। ए के अंदर कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5। बी के अंदर कौन कौन से हैं, 2, 3। तो देखो 2 और 3 तो आ चुके, मतलब दोबारा रिपीट नहीं होने वाला है। फिर क्या बचा, 7, 8, 9 है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है, मतलब इसके अंदर 7, 8, 9 भी आने वाले हैं। तो ये जो तीसरा सेट हमारे पास बना, ये क्या इन दोनों सेट का यूनियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ए यूनियन बी बोलो या सिंपली सिंबल से यूज कर दो। यूनियन का सिंबल ये होता है ऐसे, ये यूनियन का सिंबल होता है कुछ यू की तरह, हल्का सा उसको हल्का सा खींच दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखो, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ए यूनियन बी।
वो सेट इंडिकेट करता है जो ए और बी दोनों जब अलग-अलग सेट थे उनके एलिमेंट्स को लेके बनाया गया है, लेकिन जो भी कॉमन थे उनको हटा दिया गया है, ठीक है? भाई यही बात है यूनियन के बारे में। बस करते क्या है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और कुछ है नहीं, ठीक है? इसको नोट कर लो एग्जांपल। चलो तो करते क्या, थोड़ा-सा और चेंज करते हैं अपने नंबर्स को, ठीक है? जिससे क्या होगा, कुछ और भी पता चलेगा। जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास सेट दिया हुआ है सी, जिसके अंदर क्या है 1 2 3 है, और कोई सेट हमको डी दिया हुआ है उसके अंदर भी क्या है 1 2 3 है। तो इसका अगर यूनियन बनाओगे, सी यूनियन डी करोगे, तो उसके अंदर भी नेक्स्ट सेकंड। चलो तो अगर सी यूनियन डी बनाओगे तो उसके अंदर भी क्या आएगा 1 2 और 3 आने वाला है, क्योंकि ना इसमें कुछ अलग है ना इसमें कुछ अलग है, ठीक है? तो देखो 1 2 3 एक बार लिख दिया। अब डी के एलिमेंट लिखोगे तो रिपीट हो जाएंगे, इसलिए क्या करोगे, बस एक ही बार लिख दोगे। ये क्या सी यूनियन डी इंडिकेट करता है, ठीक है? जैसे इसके अंदर ही क्या आ गया, 3 के बाद सब कुछ कर लो, कुछ 5 आ गया, तो बस क्या होगा, इसके बाद ये एक 5 भी आ जाएगा, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन नहीं बन सकते इसके अंदर। बस क्या है, आपको दो लोगों को मिलाना है, जो भी कॉमन है उनको हटाना है। दो लोग ने दो सेट्स को मिलाना है, और जो भी कॉमन है उनको हटाना है। दो लोग को मिलाओगे, उनके अंदर कॉमन क्या होगा, किडनी, लीवर, हार्ट, उनको निकाल दो। तो यहाँ तक क्लियर था, ठीक है? इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा दो और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, यूनियन की प्रॉपर्टीज देख लेंगे, ठीक है? जैसे सपोज कर लो कोई एक हमको ए सेट दिया हुआ है 2 3 7 5, चलो 5 आके, चलो 5 और 7 दिया हुआ है। और कोई एक बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, आपके पास 5 और 7 है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी बनाएंगे। तो ये कितना बनेगा, पहले एक एलिमेंट को उठा लेते हैं। तो एक एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 3 5 और 7। बी के एलिमेंट्स 5 और 7 लिखोगे, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही आ चुके हैं, ठीक है? तो देखो, हमने कुछ टाइम पहले सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सबसेट क्या होता है, एक तो इस बड़े सेट का छोटा सा बच्चा है, छोटा सा सेट होता है, ठीक है? तो देखो जो बी सेट है उसके अंदर क्या 5 और 7 है, ये बना कैसे होगा, ये ए को ही तोड़ के बना होगा। ऐसा मान सकते हैं कि जब हमने ए का सबसेट बनाया होगा, तो जिसके अंदर हमने जब 5 और 7 लिया होगा, तो उनको बी नाम का एक सेट मिलेगा होगा, जो क्या ए का सबसेट होगा। तो हम क्या बोलते हैं इसको, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है? तो देखो, जब भी आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिल जाए जिसमें आपका एक सेट, ये एक सेट है, ये भी दूसरा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये वाला सेट इसका सबसेट बन जाए, ठीक है? बी इज सबसेट ऑफ ए। उस सिचुएशन में जो आपका ए यूनियन बी होता है वो क्या, ए के बराबर होता है। देखो यहाँ पे लिखो, ठीक है? इफ B इज सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट है, मतलब B A के अंदर से ही आया है, तो उस सिचुएशन में जो A यूनियन B होगा वो किसके बराबर होगा, A के ही बराबर होगा। 5 और 7 दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए क्या किया, जब A और B का यूनियन लिया तो सिंपली वो A के ही बराबर है। ये किसके बराबर है, A के बराबर लग रहा है ना? तो क्या, जब भी आपका एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाए तो उनका यूनियन बड़े वाला जो सेट है उसी के बराबर आता है, ठीक है? जैसे क्या करते हैं, इसी के अंदर एक क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे हमको कोई सी एक सेट दिया हुआ है 1 2 5 और 7 दिया हुआ है, और कोई एक बी सेट दिया हुआ है 5 सेट। अब बताओ इनका यूनियन क्या होगा, सी यूनियन बी कितना होगा? अब बताओ, ठीक है? सोच के बताओ। तो देखो, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सबसेट के कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो, ऐसे अगर नॉर्मली आप सोचोगे कि इसके अंदर 1 2 5 7 है और बी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके यूनियन बनाने के लिए? यूनियन का मतलब इन दो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को लेना है और कॉमन को हटाना है, लेकिन इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है। बी क्या है, खाली है, नल सेट है, तो उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, तो लेंगे कहाँ से, ठीक है? तो इसके लिए क्या करो, आप सबसेट का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिकैप करो, ठीक है? इसको रब कर दे रहे, ठीक है? ऊपर वाला नोट कर लेना, ठीक है? तो देखो, आपने सबसेट के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो आपका नल सेट है, जिसको आप वॉइड वॉइड सेट बोलते हो, वो क्या हर सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट एक ए है जिसके अंदर 1 2 है, तो इसका अगर आप सबसेट बनाओगे तो क्या क्या बना सकते हो, बी एक सेट बना सकते हो जो क्या इसका सबसेट है, और एक सी सेट बना सकते हो जो क्या ए का सबसेट है, और एक और आप डी भी बना सकते हो जिसके अंदर 1 2 दोनों आ सकते हैं, जो भी क्या ए का सबसेट है।
हर सेट खुद का सबसेट होता है, ये बात भी हमने वहां पे देखा था। और एक और पॉसिबल है जिसको हम बोलते हैं फाई सेट। ये तब बनता है जब आप क्या करोगे, वन और टू में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं भरोगे। जो आपका ये फाई होता है, फाई नहीं, इम्पटी सेट या वाइड सेट होता है, वो क्या हर सेट का सबसेट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे सेट के अंदर फिट हो जाता है। इसके अंदर बस क्या करना है, एलिमेंट आपको नहीं भरना है। इम्पटी सेट या वाइड सेट का ये सिंबल होता है, बस ऐसे ही करली करली ब्रैसेस लगा दो, उसके अंदर कुछ भी मत भरो, या ऐसे ये फाई का सिंबल बना दो, ठीक है। ये फाई का सिंबल नहीं है, किस चीज का सिंबल होता है, चलो छोड़ो, ये उसका सिंबल होता है, ठीक है, एम्पटी सेट का। ठीक है, तो देखो बात करते हैं इस सी के बारे में। तो सी क्या है, सी हमारे पास सेट है 1257, ठीक है, एक सेकेंड। तो 1257 का अगर आप सबसेट बनाने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर एक ऐसा भी सेट बनेगा जो क्या, सपोज कर लो ऐसा बनेगा जो क्या खाली हो, ठीक है। तो वो सपोज कर लो बी के ही बराबर बना खाली, ठीक है। तो जो आपका खाली सेट बना, मतलब जो इम्पटी सेट बना, वो क्या इसका सबसेट है, मतलब जो आपका बी क्या है, सबसेट है किसका, सी सेट का। तो इस सिचुएशन में क्या मिलता है आपका, सी यूनियन बी की बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है, तो ये किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आएगा, ठीक है। जो भी हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था उसी से आप ये भी समझ सकते हो, ठीक है। एक अब जब भी कोई भी एक दूसरा सेट इसका पहले का सबसेट बनता है, तो उस सिचुएशन में दोनों का जो यूनियन होता है वो बड़े वाले सेट के बराबर आता है। तो जो इनका यूनियन कितना आएगा, 1 2 5 और 7 के बराबर आएगा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि वो आपका जो फाई है या इम्पटी सेट है, फाई निकलना, जो वाइड है या इम्पटी सेट है वो क्या हर सेट का सबसेट होता है। तो हर सेट का सबसेट मतलब बी क्या है, सी का सबसेट है, मतलब सी यूनियन बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया, ठीक है। इनको नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, ठीक है। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब, अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ठीक है, और बी यूनियन ए निकाले, तो दोनों जो रिजल्ट होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब ए का बी के साथ यूनियन निकालो या बी का ए के साथ निकालो, आपको रिजल्ट जो मतलब तीसरा सेट मिलेगा वो बराबर ही मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास ए बी सी तीन सेट हैं, तो अगर हम क्या करें, ए और बी का पहले यूनियन निकालें, उससे जो तीसरा सेट मिले उस तीसरे सेट का सी से क्या करें, यूनियन निकालें। या ए को अलग ही रखो, ठीक है, बी और सी का पहले यूनियन निकाल लो, उससे जो तीसरा सेट मिले उससे ए का यूनियन कर लो, तो दोनों सिचुएशन में जो रिजल्ट होगा फाइनल वो आपको बराबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं इम्पटी सेट इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक सेट है उसका आपने अगर इम्पटी सेट के साथ यूनियन किया, तो आपको उल्टा ओरिजिनल जो सेट है वही मिलने वाला है। ये होता कैसे, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो देखो जो आपका इम्पटी सेट होता है वो यूनियन का क्या होता है, पहचान होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें एडिशन के पहचान के बारे में, जैसे हम एडिशन का पहचान क्या होता है, जीरो होता है, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे तो आपको वही ओरिजिनल नंबर मिलने वाला होता है। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है, किसी भी नंबर में वन मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिटी। वैसे यूनियन की आइडेंटिटी क्या होती है, इम्पटी सेट होती है, ठीक है। इसे और बात करते हैं आइडम पोटेंट लॉ के बारे में। ये क्या होता है, अगर कोई भी एक सेट है उसके अंदर आप उसी का यूनियन कर रहे हो, तो आपको ओरिजिनल वही सेट मिलने वाला है, ठीक है। इनको नोट कर लो। बात करते हैं सेकेंड टाइप का जो ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं यूनियन हो गया, दूसरा बोलते हैं इंटर, दूसरा को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। इनको नोट कर लो, फिर उसके बात करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो देखो इसमें क्या होता है, अभी हमने क्या देखा यूनियन, उसमें क्या होते थे, जब हमारे पास दो अलग अलग सेट हो उनका यूनियन लिया जाता था तो दोनों के एलिमेंट आते थे, लेकिन जो कॉमन होता था वो एक ही बार आता था, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ वही आएगा, ठीक है। जैसे वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल में देखा था कि जो डी वाला पर्सन था वो क्या दोनों यूज करता था, ठीक है, सिम। तो जो इंटरसेक्शन की बात किया जाए कि वोडाफोन इंटरसेक्शन आइडिया निकालो, तो उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो क्या होगा, डी वाला होगा, ठीक है। तो देखो मान इस एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, वही जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था 1 2 3 4 5।
ऐसे ही कुछ था ना, चलो कुछ दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। कोई सपोज कर लो एक ए सेट है जिसके अंदर हमको 1 2 3 4 5 दिया है, और कोई सपोज कर लो बी एक सेट है जिसके अंदर आपको 1 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर अगर इस सिचुएशन में आपसे पूछ लिया जाए कि आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है, तो देखो जो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, यूनियन का ऐसे था, इंटरसेक्शन का ऐसे होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन करोगे तो एक तीसरा सेट मिलने वाला है, दो का इंटरसेक्शन करोगे तीसरा सेट मिलेगा, लेकिन तीसरे में सिर्फ वही रहेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन सा है, एक 1 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 1 और 3 मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हमको एक और एग्जांपल की बात करते हैं, कोई आपको सी सेट दिया हुआ है 5 7 9 दिया हुआ है, और कोई आपको एक डी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 7 8 और 9 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सी और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, सिर्फ कॉमन एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो 5 यहाँ पे लेकिन वहां पे नहीं है, 7 यहाँ पे है 7 वहां पे है, मतलब क्या 7 आएगा। अब 9 यहाँ पे है 9 वहां पे है, मतलब 9 भी आएगा। अब 8 यहाँ पे है लेकिन 8 यहाँ पे नहीं है, मतलब हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाला नया सेट बनेगा उसके अंदर सिर्फ 7 और 9 आने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इनको नोट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल के बारे में, जैसे हमने देखो पिछले यूनियन वाले में देखा था कि जब एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाता है, तो उस सिचुएशन में जो ए यूनियन ए था वो सिंपली ए के बराबर आ गया था। तो हम क्या करते हैं, उसी वाले कॉन्सेप्ट को इसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हमारे पास यही एक ए सेट है 1 2 3 4 5, और हम क्या करते हैं, वही जो बी सेट था क्या था, 1 2 था ना, चलो 2 ही ले लो, यही था। हम क्या करते हैं इस बार, ये देखते हैं या ये ऑब्जर्व करते हैं कि 1 2 बना कैसे होगा। तो देखो ए का जब हमने सबसेट बनाया होगा, तो जब हमने दो एलिमेंट्स का सेट लेके स्टार्ट किया होगा, 1 2 2 3 3 4 4 5, ऐसा जब बनाया होगा नया नया आपके पास सबसेट हमने बनाया, बता सबसेट कैसे बनाना है हमने बताया था आपको, ठीक है। तो देखो जब हमने 1 और 2 लिया होगा तो सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि जो आपका बी है वो क्या ए का सबसेट है, मतलब इस सिचुएशन में जो हमारे पास बी है वो क्या ए का सबसेट है। तो उस सिचुएशन में जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है वो आपका बी के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपको सिंपली 1 और 2 ही मिलने वाला है, वो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो जब कोई एक दूसरा सेट इसका पहले का सबसेट बन जाए, तो जो आपका दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो क्या, छोटे वाला, जो छोटा वाला सेट है उसके बराबर आता है। ये खुद में एक सेट है, ये भी खुद में सेट है, लेकिन जब कंपेयर करोगे तो बी क्या है, ए का सबसेट है। तो जब भी बी ए का सबसेट बन जाए या फिर कोई एक पहला दूसरे का सबसेट बन जाए, तो दोनों का इंटरसेक्शन पहले के बराबर आता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वही फाइव वाला भी क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज कर लो एक सी सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, फाइव है, ठीक है, और ए सेट को भी ले लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका सी है वो कैसे बना होगा, जब हमने क्या किया हुआ, क्या करा होगा, ए के सबसेट बनाने के टाइम एक ऐसा सेट बनाया होगा जिसके अंदर कुछ नहीं भरा होगा, तो वो वाला जो सबसेट बना होगा वो क्या कहलाएगा, ए का सबसेट कहलाएगा। जो सी सेट बना होगा उसको क्या कहलाएगा, ए का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो सी है वो भी ए के अंदर से ही निकला है, मतलब इस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा, सी के बराबर, मतलब क्या, सिंपली इम्पटी सेट के बराबर, या ऐसे लिख दो, ठीक है। ये दोनों क्या है, इम्पटी सेट के सिंबल हैं, ठीक है। बस यही हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट। इनको नोट कर लो, इनमें भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, नोट करो पहले। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले हमको वही सेम मिलेगा यूनियन की तरह, कम्यूटेटिव ला। इसमें भी क्या होता है, अगर आप ए और दो दो को ए और बी कोई दो अलग अलग सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन लोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, सेम आंसर सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन अलग अलग सेट हैं और आप क्या करो, ए और बी का पहले इंटरसेक्शन निकाल के सी के साथ फिर इंटरसेक्शन निकालो, या बी और सी का पहले इंटरसेक्शन निकालो फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, ठीक है। तीसरा तो हमने देख ही लिया प्रूफ में कि कोई भी अगर इम्पटी सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे किसी सेट के साथ तो वही इम्पटी सेट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इम्पटी सेट ए सेट के अंदर से ही आया है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, फाइव कॉमन है, सॉरी
वाइड कॉमन है जिसको आप इम्पैटी सेट बोलते हो, ठीक है। इसको आप लॉ ऑफ इम्पैटी सेट के नाम से भी जान सकते हो। चौथा है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसके अंदर आप किसी भी सेट का उसी से इंटरसेक्शन लेते हो तो वही सेट आपको मिलता है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर हमारे पास कहीं भी यूनियन और इंटरसेक्शन साथ में दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट सकते हो, ठीक है। जैसे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको आप क्या, एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन सी के रूप में क्या कर सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है। आप क्या कर लो, बी यूनियन सी सॉल्व करो, उसका इंटरसेक्शन ए से निकालो, या ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व कर लो, ए इंटरसेक्शन सी को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों का जो अलग अलग रिजल्ट मिले उनका यूनियन ले लो, वो दोनों रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं आपको, सेम मिलने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास में बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक सेट ए है और कोई भी एक सेट बी है। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों में से कोई भी खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट भरे हुए हैं। अगर इनमें से कोई एक भी एम्प्टी हो गया तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका आंसर 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या माना, एक सेट ए माना जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, और एक सेट बी माना जिसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको एस किसी भी दो सेट का, दो सेट, एक सेट ए है एक सेट बी है, हम ए बी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, हम क्या करते हैं इनके अलग अलग एलिमेंट को, इसके अलग अलग एलिमेंट को इसके अलग अलग एलिमेंट को क्या करते हैं, साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको एक सेट के अंदर भरते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ए क्रॉस बी होता है उसी सेट के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज कर लो ए के अंदर आपके पास 1 2 और 3 है, और बी के अंदर क्या है, 4 5 और 6 है, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा हुआ है कि जब सेट को क्या कर सकते हो, मैपिंग से भी फिल कर सकते हो, मतलब जो सेट के एलिमेंट हैं उनको चलो छोड़ो, जो हमारे पास सेट के एलिमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, एरो डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही फॉर्म यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको ए सेट बना सकते हैं और इसको एक क्या बी सेट बना सकते हैं, ठीक है। ए सेट में क्या है, 1 2 3 है, बी में क्या है, 4 5 और 6 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, जब हम क्या करेंगे, ए का, ए सेट का एक एलिमेंट उठाएंगे और बी सेट का एक एलिमेंट भी उठाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं इसी के बारे में। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक ए से और एक बी से एलिमेंट उठा रहे हैं, मतलब कि हम ए और बी को साथ में यूज कर रहे हैं। तो जब क्या करेंगे, दो अलग अलग सेट को साथ में यूज करने लगते हैं तो उस टाइम पे जो हमको एलिमेंट मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर लिखते हैं, मतलब क्या, वो हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्हीं भी दो सेट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेट के अंदर लिखेंगे अपने एलिमेंट्स को। पहले क्या आएगा, जब हम क्या करेंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है 1 इंटू 4 कितना होता है, 4, लेकिन ये सेट की बात चल रही है, तो जब 1 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में मतलब प्रोडक्ट में जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 1 कॉमा 4 मिलेगा, ठीक है। तो देखो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात चलेगी तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा के अपने एलिमेंट्स को लिखोगे, ठीक है। जब भी सेट की बात चलती है तो हमने बोला था कि ऐसे बनाना है, ठीक है। तो लेकिन उसकी जो हम बात कर रहे हैं सेट के बारे में, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बाहर एक सेट लगा रहे हैं ना, लास्ट में भी एक लगा रहेगा, ठीक है। तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या, किसी भी दो सेट के जो भी अलग अलग हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका कॉम्बिनेशन का सेट होता है, ठीक है। जैसे देखो ये जो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है 1 4, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हमारा जो आगे वाला एलिमेंट होता है वो क्या, पहले सेट से बिलोंग करता है, वन कहाँ से, पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, और जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो क्या, बाद वाले सेट से बिलोंग करता है, मतलब यहाँ से बी से वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1 4 का बन गया, अब क्या बन सकता है, 1 5 का बन सकता है, तो 1 5 बन गया। अब क्या 1 6 का भी बन सकता है, तो 1 6 बन गया। फिर क्या बन सकता है, 2 का 4 से बन सकता है, 2 4 बन सकता है, और क्या 2 5 बन सकता है, और क्या 2 6 बन सकता है, और 3 4 बन सकता है, और क्या 3 5 बन सकता है, और 3 6 बन सकता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास सारे
ऑर्डर्स पेयर का कॉम्बिनेशन। हम क्या करेंगे, इनको सेट के अंदर जब रख देंगे तो ये जो हमको सेट मिला है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा, किसका, ए और बी का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या कहलाता है, उनके ऑर्डर पेयर के कॉम्बिनेशन का सेट जो होता है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है। ठीक है, बस यही एक बात की। अगर देखो हम एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ए और बी इसमें से एक भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए और बी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। पहला एलिमेंट ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा है। ठीक है, पहला एलिमेंट ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा है। यहाँ पे भी देखो पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा बी का है। अगर ए और बी में से इफ अगर ए या बी किसी में से भी कोई एक इम्पटी हो गया, मान लेते हैं कि हमारा जो बी है वो क्या है, इम्पटी सेट है। ठीक है, तो इम्पटी सेट रहेगा तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इफ ए और बी एनी वन में बी इम्पटी सेट। ठीक है, अगर हमारे पास क्या मिल गया, इम्पटी मिल गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आएगा। ठीक है, एक्सीडेंट को कट रहा है ना, चलो उधर लिखते हैं। अगर ए और बी बनाना चाहेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, अपने ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन दिखाएंगे। जहाँ पे स्टार्टिंग में क्या रहेगा, पहले सेट का एलिमेंट मतलब वन तो आ गया। अब लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे अब जीरो तक नहीं लिख सकते। जीरो अगर यहाँ पे लिख दोगे तो ये भी एक एलिमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर मतलब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, जीरो के बराबर। मतलब इसके अंदर एक भी कलेक्शन नहीं आने वाला। जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर ए या बी इनमें से कोई भी एक अगर नल या इम्पटी सेट बन जाए, उस सिचुएशन में पर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी दो सेट का क्या बन जाता है, जीरो। मतलब उसके अंदर एक भी कलेक्शन नहीं रह जाता। ठीक है, इनको नोट करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, उनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो हमारे पास पहला है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if their corresponding first element are equal and the second elements are also equal। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल में है a, b इक्वल टू c, d। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर इसके बराबर है। तो ये तभी हो सकता है जब आपका पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट मतलब a किसके बराबर हो, दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के, और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट मतलब बी किसके बराबर हो, दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। ठीक है, तब ये सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, ये कब यूज होता है, ये आपको ना वेरिएबल निकालने में यूज होता है। जैसे आपको दिया रहे 3y और क्या ये इक्वल है x और क्या 4 के। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में क्या बोल सकते हो, x का वैल्यू 3 के बराबर है, y का वैल्यू 4 के बराबर है। ठीक है, तो इससे हम नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट ए, कोई भी सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास p एलिमेंट्स है। ठीक है, p क्या है, नंबर इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास p नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड q एलिमेंट्स आर इन सेट b, और q नंबर एलिमेंट सेट b के अंदर है। मतलब b के अंदर q एलिमेंट्स हैं। ठीक है, q एक नंबर इंडिकेट कर रहा है। देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। जो आप ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे उसके अंदर पी क्यू एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सेट ए के अंदर हमारे पास एक दो तीन हमारे पास और चार भी ले लो, हमारे पास सेट ए के अंदर चार एलिमेंट है, और बी के अंदर सपोज कर लो 5 6, बी के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, वन का 5 के साथ, वन का 6 के साथ दो बनेगा, टू का 5 के साथ, टू का 6 के साथ दो और बनेगा, थ्री का 5 के साथ, थ्री का 6 के साथ, फोर का 5 के साथ, फोर का 6 के साथ। हमारे पास कितने कार्टेशियन सॉरी कितने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 8 बनेंगे। और हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छह, टोटल हमारे पास ए के अंदर चार एलिमेंट है, बी के अंदर दो, मतलब क्या ऐसे भी 8 आ रहा है और ऐसे भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, ऑर्डर पेयर बना भी सकते हो या डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। ठीक है, वही हमारे पास लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, पी के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, क्यू के बराबर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, इनको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ ए और बी इज इनफाइनाइट एंड अदर इज नॉट एम्प्टी। ये बोल रहा है कि अगर ए या बी इनमें से कोई एक सेट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो हम मान लेते हैं एक हमारे पास सेट ए है जो क्या इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट मतलब क्या, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या इनफाइनाइट होंगे। मतलब क्या,
अगर बात करें हम नेचुरल नंबर्स का, सपोज़ कर लो सेट है, तो इसके अंदर 1, 2, 3 ऐसे क्या है, ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। और जो आपका बी सेट है, इफ ए और बी इज़ इनफाइनाइट एंड अदर इज़ नॉट इन्फिनिटी, ठीक है? और दूसरा क्या, खाली ना हो। हमने ये मान लिया कि ए हमारा इनफाइनाइट है, तो हमारा बी क्या होगा, खाली नहीं होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। मान लेते हैं इसके अंदर सिर्फ़ एक ही एलिमेंट है 1, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो ए क्रॉस बी बनेगा, वो भी कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। क्यों इनफाइनाइट रहेगा, क्लियर है ना? 1 का 1 से, 2 का 1 से, 3 1 4 1 5 1 6 1 100 1 10 1 1 ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब वो क्या, इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है? एक बात और आप देख लो कि अगर हम बात करें ए क्रॉस बी के बारे में और बी क्रॉस ए के बारे में, मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, ये बराबर नहीं होते, ठीक है? क्योंकि देखो, जैसे हम इसी एग्जांपल में देख लें, चलो यहाँ पे 4 भी ले लो, ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ 1 ही रहने दो। पहले ए क्रॉस बी निकालो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 4 तक लेकर देख लेते हैं, ठीक है? हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 है। तो ए क्रॉस बी में क्या-क्या आएगा आपके पास, 1, 1 आएगा, और क्या, 2, 1 आएगा, और क्या, 3, 1 आएगा, और 4, 1 आएगा, ठीक है? और अगर आप क्या करोगे, बी क्रॉस ए निकालोगे, तो उसके अंदर क्या आएगा, आपको 1, 1 तो मिलेगा, ठीक है? 1, 1, फिर क्या मिलेगा आपको, 1, 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको, 1, 3 मिलेगा, और फिर 1, 4 मिलेगा, ठीक है? तो देखो 1, 2 है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 2, 1 है। ये ऑर्डर पेयर किसी भी सिचुएशन में बराबर नहीं लग रहा है, मतलब इसीलिए ये आपका जो एक ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है, ये बराबर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 1 3, 4 1 का एक ऑर्डर पेयर है, एक 1 4 का ऑर्डर पेयर है, मतलब ये भी बराबर नहीं है, मतलब उसको वहां से भी आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, ठीक है?